हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक्स। जिसमें फर्स्ट आज हमारा जो सेशन रहेगा उसका टॉपिक रहेगा पोजीशन के बारे में, कि हॉस्पिटल में हम पेशेंट को कौन कौन सी पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ पोजीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन, अलग अलग टाइप की जो पोजीशन होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे पर्पस ऑफ पोजीशन, ठीक है, कि पोजीशन देने का उद्देश्य क्या होता है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को क्या करना, एक कंफर्टेबल पोस्चर देना जिसमें क्या हो, पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, या फिर हम कोई भी मेडिकल जो प्रोसीजर रहती है आसानी से क्या कर पाए, पेशेंट की बॉडी पर अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं पोजीशन क्या होता है। तो इन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पोजिशनिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग पेशेंट इन अ स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट टू प्रमोट कंफर्ट। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पोजीशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को क्या करना, एक पोस्चर में पोजीशन देना जिससे उसकी बॉडी जो रहती है वो कैसी रहे, अलाइनमेंट में रहे, जिसके कारण क्या हो, पेशेंट को क्या हो जाए, कंफर्ट फील हो जाए। ठीक है, इसके अलावा फैसिलिटेड मेडिकल प्रोसीजर, और हम क्या कर पाए, आसानी से पेशेंट की बॉडी पे कोई भी मेडिकल प्रोसीजर को परफॉर्म कर पाए। एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, साथ ही साथ में पोजीशन देने का उद्देश्य हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो, कॉम्प्लिकेशन से हम क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। ठीक है, अदर लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं पोजीशन का मतलब, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा, तो बॉडी का क्या होता है, ये पोस्चर होता है। व्हेन पेशेंट फील कंफर्टेबल, बॉडी का क्या होता है, एक पोस्चर होता है जिसमें हमारा पेशेंट जो रहता है वो क्या करता है, कंफर्टेबल फील करता है। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, पोजीशन के नाम से जानते हैं। इमेज में हमको दिख रही है, ये क्या होती है, डिफरेंट टाइप की पोजीशन होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो हम टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप की जो हमारी पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन को हम और किस नाम से जानते हैं, इरेक्ट पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, सीधा खड़ा होना, या फिर हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन। तो इमेज में हमको दिख रहा है जो पेशेंट है वो कैसा खड़ा है, सीधा खड़ा हुआ है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन बोलते हैं। और इरेक्ट पोजीशन के नाम से भी इसी को हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पर्पस, किस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे, स्टैंडिंग पोजीशन देंगे। ठीक है, तो टू असिस्ट द पोस्चर ऑफ बैलेंस एंड ऑल्सो गेट। पेशेंट का अगर हमको चेक करना है बैलेंस एंड गेट, कि पेशेंट जब खड़ा होता है तो वो बैलेंस बना पाता है कि नहीं, उसका जो सेरेब्रम वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, बॉडी के पोस्चर को, गेट को बैलेंस करने का काम करता है। तो उसका अगर हमको एग्जामिनेशन करना है तो हम पेशेंट को क्या कर देंगे, स्टैंडिंग पोजीशन प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा हम बोल सकते हैं ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट में हमको क्या करना है, कोई भी ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपोडिक मतलब क्या होता है, बोन से रिलेटेड कुछ भी एग्जामिनेशन करना है, या फिर उसके नर्वस सिस्टम का, या न्यूरोलॉजिकल हमको क्या करना है, कोई एग्जामिनेशन करना है, तो उस कंडीशन में भी हम स्टैंडिंग पोजीशन का यूज करते हैं। क्लियर है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम अब। नेक्स्ट टाइप क्या होता है हमारा, सिटिंग पोजीशन। पेशेंट को क्या करना है, सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करना है। सिटिंग को हम क्या बोलते हैं, बैठना। पेशेंट को क्या करेंगे, हम बैठा देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिटिंग पोजीशन। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या क्या रहता है, तो फर्स्ट पर्पस तो होता है टू असिस्ट द वाइटल साइन। पेशेंट के अगर हमको क्या करना है, वाइटल साइन को चेक करना है, तो इस कंडीशन में हमको क्या दे देंगे, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन का यूज कर लेंगे। उसके बाद में है टू सी द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, पेशेंट का क्या करना है, हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट का हेड से लेकर टॉय तक, सिर से लेकर उसका पैर तक क्या करना है, कोई सा भी एग्जामिनेशन आपको करना है, तो उस कंडीशन में भी कौन सी पोजीशन का यूज कर लो, सिटिंग पोजीशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है टू असिस्ट द इंटीरियर एंड पोस्टेरियर थोरेक्स। क्या करना है हमको, पेशेंट का इंटीरियर थोरेक्स एंड पोस्टेरियर थोरेक्स को हमको क्या करना है, असिस्ट करना है, या उसका क्या करना है, असिस्टमेंट करना है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर लेंगे, सिटिंग पोजीशन का यूज कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है टू असिस्ट द हेड, नेक एंड आईज। पेशेंट का हमको क्या करना है, हेड का असिस्टमेंट करना है, या तो क्या करना है, उसके नेक का असिस्टमेंट करना है, या उसकी आई में कोई चेकअप करना है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है हमारा पोजीशन का सुपाइन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, सुपाइन पोजीशन। तो हम पहले इमेज देख लेते हैं, सुपाइन पोजीशन क्या होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। सुपाइन का मतलब सीधा सा क्या होता है कि पेशेंट को क्या करना है, सीधे लेटाना है। ठीक है, हमको दिख रहा है कि बेड पर पेशेंट क्या है, स्ट्रेट लेटा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सुपाइन पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, सुपाइन पोजीशन क्या होता है। पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन द बैक। पेशेंट क्या करता है, लाई करता है उसके बैक पे, उसके बैक पे क्या करता है, वो
लाई करता है विथ द एक्सटेंडेड ऑफ लेग। पेशेंट के जो लेग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, यहाँ पर एक्सटेंडेड रहते हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं लेग कैसे रहते हैं उसके, स्ट्रेट या सीधे रहते हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं एब्डुक्टेड लेग। एब्डुक्टेड का मतलब क्या होता है, दूर, मतलब कि उसके जो लेग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, बॉडी से दूर रहते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एक्सटेंडेड ऑफ लेग और एब्डक्टेड ऑफ लेग। ठीक है, उसके बाद में है ऑल्सो नो एज अ हॉरिजेंटल रिकमेंडेड पोजीशन। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, हॉरिजेंटल रिकमेंडेड पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पेशेंट कैसा रहता है, हॉरिजेंटल पोजीशन में रहता है। क्लियर है इतना। उसके बाद में देखेंगे हम पर्पस, किस किस कंडीशन में हम पेशेंट को सीधा लेटा देंगे या फिर सुपाइन पोजीशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं टू मेक कंफर्ट। पेशेंट को क्या करना है, कंफर्ट देना है। कंफर्ट देने के लिए हम कौन सी पोजीशन का यूज कर लेंगे, सुपाइन पोजीशन का यूज कर लेंगे। उसके बाद में है टू असिस्ट द वाइटल साइन। पेशेंट के हमको क्या करना है, वाइटल साइन चेक करना है, तो हम सुपाइन पोजीशन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद में है टू असिस्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का अगर हमको हेड से टॉय तक क्या करना है, कुछ भी एग्जामिनेशन करना है, उसके लिए भी हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट एब्डोमिनल सर्जरी। पेशेंट की क्या करनी है, हमको एब्डोमेन की सर्जरी करनी है, तो उस कंडीशन में भी हम कैसी पोजीशन दे देंगे पेशेंट को, सुपाइन पोजीशन। उसके बाद में है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉडी एग्जामिनेशन। पेशेंट की बॉडी का हमको इंटीरियर एंड पोस्टीरियर अगर एग्जामिनेशन करना है तो उस कंडीशन में भी सुपाइन पोजीशन का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैथेटराइजेशन इन मेल। तो यहाँ से एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है कि मेल में अगर कैथेटराइजेशन करना है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो हम क्या बोल देंगे, पेशेंट को कैसे रखते हैं, सुपाइन पोजीशन में रख के हम कैथेटर को लगाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर्पस हो सकता है इसका लीवर बायोप्सी। ठीक है, तो लीवर बायोप्सी अगर आप करनी है, लीवर बायोप्सी का मतलब क्या होता है, लिविंग टिश्यू का क्या करना, लीवर से सैंपल लेना। तो लीवर से अगर आपको लिविंग टिश्यू का सैंपल लेना है तो उस कंडीशन में भी क्या कर दो, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रख दो। क्लियर इतना। तो ये सारे क्या होते हैं, सुपाइन पोजीशन के पर्पस होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं अब प्रोन पोजीशन। ठीक है, प्रोन पोजीशन में इमेज में देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। प्रोन पोजीशन में जो हमारा पेशेंट रहता है वो कैसा लेटा रहता है, अपने एब्डोमेन पे लेटा रहता है, लाई ऑन एब्डोमेन बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन के नाम से जानते हैं। मतलब कि सीधी लैंग्वेज में बोले तो पेशेंट को क्या कर दो, अब उल्टा लेटा दो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन एब्डोमेन। पेशेंट जो रहता है वो एब्डोमेन पे क्या करता है, लाई करता है, विद हेड टर्न वन साइड। पेशेंट का जो हेड रहता है वो क्या होता है, वन साइड पर टर्न रहता है, या तो वो लेफ्ट साइड में हेड रखेगा या तो फिर वो राइट साइड में हेड को रखेगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसका पर्पस, किस पर्पस से या किस उद्देश्य से हम पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं या प्रोन पोजीशन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट है क्लाइंट आफ्टर एनेस्थेशिया गिवन दिस पोजीशन ड्यू टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक है, एनेस्थेशिया लगाने के बाद पेशेंट को एस्पिरेशन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रोन पोजीशन का यूज कर सकते हैं, ताकि जो भी सिक्रेशन रहते हैं इसको वो एस्पिरेट ना करे। ठीक है, उसके बाद में है बैक ऑफ एब्डोमेन सर्जरी। अगर हमको क्या करना हो, पेशेंट के बैक एब्डोमेन की सर्जरी करनी हो तो इस कंडीशन में पेशेंट को प्रोन पोजीशन दे देंगे। उसके बाद में है किडनी बायोप्सी। क्या करना है हमको, किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि अब हमको क्या करना है, किडनी से जो लिविंग टिश्यू है उनका सैंपल कलेक्ट करना है। तो उस पेशेंट में हम जो उस कंडीशन में हम पेशेंट को पोजीशन देंगे वो कौन सी दे देंगे, प्रोन पोजीशन दे देंगे। क्या रीजन होता है इसका, क्योंकि हमको पता है कि जो किडनी होती है वो क्या होता है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन होता है। मतलब कि हमारे जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके बैक साइड में पाया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे एब्डोमेन के बैक साइड में हमारी किडनीज पाई जाती है। तो वहां से अगर आपको बायोप्सी लेनी है तो पेशेंट को हमको कैसा रखना पड़ेगा, बैक पोजीशन में रखना पड़ेगा, या हम बोल देंगे कौन सी पोजीशन में रखना पड़ेगा, प्रोन पोजीशन में रखना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद में है टू प्रिवेंट द बेड सोर। पेशेंट को अगर क्या करना है, बेड सोर से बचाना है। अब बेड सोर का मीनिंग क्या होता है कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने के कारण पेशेंट की जो स्किन रहती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वहां पर क्या हो जाता है, अल्सर का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रिवेंट करना है बेड सोर से, मतलब उसकी स्किन डैमेज ना हो, बचाना है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या पोजीशन दे सकते हैं, हम प्रोन पोजीशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर्पस हो सकता है इसका टू असिस्ट हिप एंड नी ज्वाइंट। अगर आपको क्या करना है, हिप का और नी के ज्वाइंट का अगर असेसमेंट करना है तो इस कंडीशन में भी क्या कर दो, पेशेंट को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड कर दो। और नेक्स्ट पर्पस हो सकता है इसका टू असिस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के हमको क्या करना है, पोस्टीरियर मतलब उसके पीछे के पार्ट का क्या करना है, हमको कोई भी एग्जामिनेशन करना है, उसका असेसमेंट करना है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को कौन सी पोजीशन दे देंगे, हम प्रोन पोजीशन दे देंगे। क्लियर है। तो ये सारे क्या होते हैं, पर्पस होते हैं प्रोन पोजीशन के। उसके बाद में हम देखेंगे अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि किस किस कंडीशन में हमको प्रोन पोजीशन नहीं देना है, मतलब कि मना है कि आपको पेशेंट को प्रोन पोजीशन नहीं देना है या उल्टा
नहीं लेटाना है। किस किस कंडीशन में नहीं देंगे? तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर हमारे पेशेंट को कोई भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी डिसीज है तो उस कंडीशन में हमको क्या नहीं करना है, पेशेंट को उल्टा नहीं लेटाना है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि जब हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे तो उस कंडीशन में उसके जो लंग्स रहते हैं वो प्रॉपर्ली एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है, ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे किसको, प्रोन पोजीशन को, मतलब पेशेंट को उल्टा नहीं लेटाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी। अगर पेशेंट की जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें कोई इंजरी है तो इस कंडीशन में भी क्या नहीं करना है, पेशेंट को उल्टा नहीं लेटाना है। ठीक है, इसके बाद में है एब्डोमिनल इंजरी। अगर पेशेंट की क्या है, एब्डोमेन में कोई इंजरी हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो या रप्चर हुआ हो तो इस कंडीशन में पेशेंट को उल्टा नहीं लेटाना है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, एब्डोमेन पर प्रेशर क्रिएट होगा। क्लियर है इतना? तो ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं प्रोन पोजीशन के। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पोजीशन, जिसमें हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, फाउलर पोजीशन। ठीक है, अब फाउलर पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, फाउलर पोजीशन क्या होती है, इमेज में देखते हैं हम, जिसमें जो पेशेंट रहता है वो कैसा रहता है, सिटिंग पोजीशन विथ हेड एक्सटेंडेड, है ना। कैसी पोजीशन है इसकी, सिटिंग पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा है, बट उसका हेड जो है वो कैसा है, एवेल्युएटेड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फाउलर पोजीशन। ठीक है, पेशेंट लाइट सुपाइन विद द हेड इवेल्युएटेड, पेशेंट कैसा है, सुपाइन पोजीशन में है, मतलब आधी बॉडी तो उसकी कैसी है, सुपाइन पोजीशन में लाई कर रही है, बट उसका जो हेड वाला पार्ट है वो कैसा हो रहा है, एलिवेटेड हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है। कितना एवेल्युएट है, तो 45 to 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन जिसमें पेशेंट का जो हेड रहता है वो 45 to 60 डिग्री इवेल्युएटेड रहता है या फिर ऊपर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाउलर पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, टिपिकली कितना रहता है, तो 45 डिग्री एंगल उसके हेड का रहता है। ठीक है, तो एरो में अपन को दिख रहा है कि एंगल जो है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर 45 से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फाउलर पोजीशन। ठीक है, अब पर्पस देखेंगे कि किस कंडीशन में हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे टू रिलीव द डिस्निया। ठीक है, डिस्निया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, पेशेंट को क्या हो रहा है, डिस्निया हो रहा है या फिर क्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या कर दो, फाउलर पोजीशन दे दो। ठीक है, फाउलर पोजीशन जब देंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्ली स्पेस मिलेगा उसके लंग्स को एक्सपांड और इंसपांड होने के लिए, तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस रहती है वो नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद में इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, अगर पेशेंट का क्या होता है, आईसीपी इंक्रीज होता है। आईसीपी का मतलब क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी का मतलब क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, तो पेशेंट का अगर क्या हो गया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है, उसके जो क्रेनियम में फ्लूइड का प्रेशर है वो क्या हो गया है, सीएसएफ का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है। तो उसके कंडीशन में भी क्या कर दो, पेशेंट को फाउलर पोजीशन दे दो, या बोले तो क्या कि उसके हेड को क्या कर दो, एलिवेटेड कर दो, ताकि ग्रेविटी के कारण जो फ्लूइड है वो कहाँ पर आ जाए, उसकी बॉडी के अदर पार्ट में सर्कुलेट हो जाए। क्लियर है? तो उसका जो आईसीपी रहता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अगर हमको क्या करवाना है, पेशेंट की बॉडी से या पेशेंट की जो एब्डोमिनल कैविटी रहती है, सॉरी, वहां से हमको क्या करना है, फ्लूइड को रिमूव करवाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल थोरासिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल से फ्लूइड को रिमूव करवाते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर देंगे, पेशेंट को फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है टू रिलीव द टेंशन ऑफ एब्डोमिनल सूचर। अगर हमको क्या करना है, एब्डोमिनल पे कोई सूचर लगे हैं या सर्जरी हुई हो, उसको टेंशन से बचाना है, उसको खींचने से बचाना है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या दे देंगे, पेशेंट को फाउलर पोजीशन दे देंगे, ताकि उसके एब्डोमेन पर क्या नहीं हो, टेंशन ना हो। ठीक है, उसके बाद में है टू रिलैक्स थाई एंड बैक। अगर पेशेंट की थाई एंड बैक को क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है, तो इस कंडीशन में भी क्या कर लो, पेशेंट को फाउलर पोजीशन दे दो। क्लियर है? तो ये सारे क्या होते हैं, अपने पर्पस होते हैं फाउलर पोजीशन को देने के। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं अब टाइप ऑफ फाउलर पोजीशन। अभी हमने देखा कि 40 से 60 डिग्री एंगल पे हम जब पेशेंट को रखते हैं तो उसके हेड को इवेल्युएटेड रखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाउलर पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ फाउलर पोजीशन, है ना। अब जो फाउलर पोजीशन होती है उसके भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री और ऑफ हेड एवेल्युएशन, मतलब कि किस डिग्री पे आपने पेशेंट को बेड से रखा है, बेड से कितना ऊंचा पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि फाउलर पोजीशन के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। तो कितने टाइप होते हैं इसके, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया अपना 1 टाइप, 2 टाइप एंड 3 टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे हाई फाउलर
हेड एट बेड इवेल्युएटेड अप टू 60 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन मतलब कि पेशेंट का जो हेड है वो कैसा है, हाई फाउलर पोजीशन में है, मतलब कि पूरा इवेल्युएटेड है। कितने डिग्री है बोले तो कितना बोलेंगे अपन, 60 to 90 डिग्री। ठीक है, हेड का इवेल्युएशन कितना है बेड से अगर बोले तो 60 से 90 डिग्री, आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, पेशेंट का हेड कैसा है, इवेल्युएटेड है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया है कि पेशेंट कौन सी पोजीशन में है, हाई फाउलर पोजीशन में है। क्लियर है। उसके बाद में सेकंड देखेंगे सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन में क्या हो जाएगा, हेड एट इवेल्युएटेड अप टू 45 to 60 डिग्री। अब जो पेशेंट का हेड है वो कितना हो जाएगा, तो हमको इमेज में दिख रहा है कि 45 to 60 डिग्री क्या हो जाएगा, हेड इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, 45 to 60 डिग्री एलिवेशन हो जाएगा हेड का एट द बेड। बेड से कितना ऊंचा रहेगा वो, 45 से 60 डिग्री। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये कौन सी पोजीशन है हमारी, सेमी फाउलर पोजीशन है। ठीक है, याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कौन सी है हमारी, हाई फाउलर पोजीशन है, हाई फाउलर्स, और ये वाली कौन सी है हमारी, सेमी फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है फाउलर पोजीशन का टाइप क्या है, लोअर फाउलर पोजीशन, लोअर फाउलर पोजीशन। ठीक है, इसमें जो पेशेंट का हेड रहता है वो कितना इवेल्युएटेड रहता है बेड से, 30 to 45 डिग्री क्या रहेगा, पेशेंट का जो हेड रहता है वो बेड से इवेल्युएटेड रहेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, लो फाउलर पोजीशन। ठीक है, तो अपन को डिग्री याद रखनी कितनी रहेगी, 30 to 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको इमेज में दिख रहा है कि 30 to 45 क्या दिख रहा है, पेशेंट का जो हेड है वो इवेल्युएट दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, लो फाउलर पोजीशन, लो फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि फाउलर्स पोजीशन मतलब क्या होता है कि पेशेंट को 40 से 60 डिग्री के एंगल पे अपन को रखना है, उसको हम फाउलर पोजीशन बोलते हैं। फाउलर पोजीशन पे क्या होती है, 3 टाइप की होती है। तो अगर हमने कोण बना दिया है कितने डिग्री पे रख दिया है पेशेंट को, 60 to 90, तो हम क्या बोल देंगे, पेशेंट कौन सी पोजीशन में है, हाई फाउलर पोजीशन में। और हम अगर बोल देंगे कि पेशेंट को हमने रख दिया है किस पे, 45 to 60 डिग्री एंगल पे हमने पेशेंट को अगर उसके हेड को इवेल्युएटेड रखा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सेमी फाउलर पोजीशन। उसके बाद में आ जाएगा लो फाउलर पोजीशन। इसमें जो पेशेंट का हेड रहता है वो कितना हो जाएगा, तो 30 to 45 डिग्री क्या रखना है, पेशेंट का हेड इवेल्युएटेड रखना है। तो ये हमारे होते हैं 3 टाइप ऑफ फाउलर पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम आगे, डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ठीक है, तो इमेज में हमको दिख रहा है क्या होता है, ये डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन होता है। इसमें क्या होता है, तो पेशेंट लाई सुपाइन विथ फ्लेक्स्ड द नी। पेशेंट क्या करता है, इसमें लाई कर रहा है वो कैसा, सुपाइन। तो इमेज में हम देख रहे हैं कि पेशेंट कैसा लेटा है, सुपाइन लेटा है, मतलब सीधा लेटा है, विथ फ्लेक्स्ड द नी। उसके जो नी है, मतलब उसके जो ये नी है ये कैसे हैं, फ्लेक्स्ड है, मतलब कि मुड़े हुए हैं। तो इसको हम बोल देंगे क्या, डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ठीक है, तो याद रखना है कि डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में क्या रहता है, डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाता है। डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में क्या होगा, तुमको याद रखना है कि पेशेंट सुबाइन लेटा रहता है और उसके जो नी रहते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं। क्लियर है। उसके बाद में हम पर्पस देखेंगे किस कंडीशन में हम ऐसी पोजीशन पेशेंट को देते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, जब हमने क्या करा है, पेशेंट के जो नी है उसको क्या रखा है, अपने फ्लेक्स्ड रखा है, मोड़ के रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसके रेक्टम का और वेजाइना का क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बोल देंगे किसके लिए, कैथेटराइजेशन इन फीमेल। ठीक है, तो हमने देखा था कि मेल में अगर कैथेटराइजेशन करना है, यूरिनरी अगर कैथेटर लगाना है, तो हम कौन सी पोजीशन देते हैं उसमें, सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सीधा लेटा देते हैं। ठीक है, और अगर फीमेल में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर फीमेल में आपको क्या करना है, कैथेटराइजेशन करना है, तो किस पोजीशन का यूज करोगे, तो हम क्या बोल देंगे, डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, जिसमें पेशेंट सुपाइन रहेगा और उसके नी जो रहते हैं वो कैसे रहेंगे, फ्लेक्स्ड रहेंगे। तो क्लियर है, मेनली इसके क्या होते हैं, 2 पर्पस होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, लेटरल पोजीशन। ठीक है, लेटरल नाम से पता चल रहा है कि लेटरल पोजीशन में पेशेंट को क्या रखेंगे हम, लेटरल का मतलब क्या होता है कि साइड पोजीशन देना, पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देना। तो हमको इमेज में दिख रहा है कि पेशेंट कैसे लेटा है, लेटरल, या हम क्या बोल सकते हैं, साइड लाइनिंग, मतलब एक तरफ करवट लेके पेशेंट को हमने लेटाया है, साइड लाइनिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर लेटरल पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो पेशेंट लाइन इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट जो रहता है वो कैसा लेटा रहता है, सुपाइन पोजीशन में है, मतलब कि सीधा है, उसके जो लेग है वो कैसे, लेग जो रहते हैं वो कैसे हैं, एबडक्टेड है या एक्सटेंडेड है। ठीक है, ऑन अ लेटरल एक्सपेक्ट वन साइड, है ना,
पर उसने क्या कर रखी है, लेटरल एक्सेप्ट ऑफ वन साइड पे क्या कर रखा है, इसको करवट दिला रखी है अपन ने, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, लेटरल पोजीशन। ठीक है, लेटरल पोजीशन में क्या होता है, तो ये दो टाइप की हो सकती है, एक तो राइट लेटरल हो सकता है और एक क्या हो सकता है, लेफ्ट लेटरल। पेशेंट को अगर अपने क्या रखा है, राइट साइड पे करवट दिलाई है, राइट साइड लाइनिंग पोजीशन दी है, तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, राइट लेटरल पोजीशन है। और अगर हमने उसको लेफ्ट साइड में करवट दिला दी है, लेफ्ट साइड लाइनिंग पोजीशन है, तो हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। क्लियर है इतना। उसके बाद में हम देखेंगे कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या होता है, तो पेशेंट लाइन ऑन वन साइड, लेफ्ट साइड पोजीशन। वन साइड लेटा हुआ है, कौन सी वन साइड, लेफ्ट वाली, तो हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो हमको याद रखना है कि किस किस पोजीशन में, सॉरी किस किस पर्पस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल पेशेंट को पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमको देखना है एनीमा। जब हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनीमा लगाते हैं। ठीक है, एनीमा का मतलब क्या होता है, पेशेंट में क्या करते हैं, हम इंसर्ट करेंगे मेडिसिन को और क्या करेंगे, उसके जो बॉल मूवमेंट रहते हैं उनको इंक्रीज करेंगे और स्टूल को पास आउट करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमा। ठीक है, तो एनीमा अगर हमको लगाना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि एनीमा लगाते समय पेशेंट को कैसी पोजीशन देंगे, तो हमको याद रखना है कैसे दे देंगे, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद में है रेक्टल सपोजिटरी। अगर हमको क्या करना है, रेक्टल सपोजिटरी देना है ना। रेक्टल सपोजिटरी मतलब क्या, कि रेक्टम वाले पार्ट में सपोजिटरी देना है, मतलब कि मेडिसिन देना है जिससे क्या हो, उसके बॉल मूवमेंट इंक्रीज हो और स्टूल पास आउट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टल सपोजिटरी। तो अगर आपको रेक्टम वाले एरिया में टेबलेट रखनी है, मेडिसिन इंट्रोड्यूस करनी है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को कौन सी पोजीशन का यूज कर सकते हैं, अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट का क्या करना है, हमको रेक्टम का एग्जामिनेशन करना है, तो पेशेंट साइड लाइनिंग में है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके रेक्टम को एग्जामिन कर सकते हैं। और हमको साथ में क्या करना है, रेक्टम एरिया से क्या करना है, टेम्परेचर को लेना है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके पर्पस होते हैं। उसके बाद में है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब नहीं देना है, तो नॉट बी यूज्ड व्हेन हिप रिप्लेसमेंट, है ना। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन कब नहीं दी जाती है, जब पेशेंट का क्या हुआ हो, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो, उसके जो हिप वाला एरिया है वहाँ की बोन अगर क्या हुई हो, डैमेज हो गई हो किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन में अगर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करी है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को साइड लाइनिंग पोजीशन नहीं देना है। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे देखते हैं हम अब इसमें राइट लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो लेटरल पोजीशन पढ़ रहे थे अपन, उसमें हमने देख लिया कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम कब कब दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राइट लेटरल पोजीशन पेशेंट को कब कब दे सकते हैं। तो पेशेंट लाइन ऑन राइट साइड हम बोल देंगे, राइट लेटरल का सीधा सी सिंपल सा मीनिंग है कि पेशेंट जो रहता है वो लाई करता है कहाँ पर, राइट साइड में, राइट साइड में वो रहता है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, राइट लेटरल साइड लाइनिंग पोजीशन। क्लियर है। अब पर्पस देखेंगे हम किस किस कंडीशन में हम देते हैं पेशेंट को। तो फर्स्ट हमारा हो गया क्या, वॉमिटिंग। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग होती है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कैसी पोजीशन दे सकते हैं, राइट पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो हम पेशेंट को क्या कर देंगे, राइट साइड पोजीशन दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उसको वॉमिटिंग में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में है ओरल केयर। जब हमको क्या करना हो, पेशेंट को ओरल केयर देना है, तो ओरल केयर देने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। उसके अलावा है टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल को रिमूव करने के लिए अगर कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तभी पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन दे दो। उसके बाद में है CVA, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट अगर पेशेंट का हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या दे देंगे, राइट लेटरल पोजीशन दे देंगे। उसके अलावा है आफ्टर लीवर बायोप्सी, अगर पेशेंट की क्या हुई हो, लीवर बायोप्सी हुई हो, तो लीवर जो रहता है वो कहाँ होता है, राइट साइड पर प्रेजेंट होता है। तो राइट साइड से अगर क्या करा है आपने, लीवर से लिविंग टिश्यू का सैंपल लिया है, तो उसको अपन कौन सी पोजीशन देंगे आफ्टर सर्जरी, राइट साइड की ही पोजीशन देंगे, ताकि क्या होगा, प्रेशर रहेगा, प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, जो भी सिक्रेशन रहते हैं, जो भी ब्लीडिंग होती है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है, ये क्या होती है, अपनी लेटरल पोजीशन होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे सिम्स लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो अब इसमें वर्ड क्या आ रहा है, हमारा लेटरल वर्ड आ रहा है, तो हमको लेटरल वर्ड से याद आ जाएगा कि पेशेंट लाई करता है सुपाइन पोजीशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल पोजीशन बोलते हैं, पर वो कैसा रहता है, वन साइड करवट ले हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें एक नया वर्ड लग गया है सिम्स। ठीक है, क्या वर्ड लग गया है, सिम्स। तो हमको याद रखना है सिम्स लेटरल जो पोजीशन होती है उसमें क्या होता है, तो इमेज में दिख रहा है, इसमें पेशेंट कैसा रहता है, सिम्स लेटरल पोजीशन में रहता है। क्या होता है इसमें, तो पेशेंट लाइड ऑन वन साइड टर्न एट 45 डिग्री एंगल, अपर लेग इज फ्लेक्स्ड। ठीक है, जो पेशेंट रहता है वो कैसे लाई करता है, टर्न 45 डिग्री क्या रहता है, पेशेंट एक तरफ टर्न रहता है, मतलब उसकी आधी बॉडी 45 डिग्री पे क्या रहती है, टर्न रहती है,
एंड अपर लेग इज फ्लेक्स्ड, जो उसका अपर लेग होता है वो कैसा रहता है, फ्लेक्स्ड रहता है, मुड़ा हुआ होता है। एंड 90 डिग्री एंगल लोअर लेग इज एक्सटेंडेड, और उसका जो लोअर लेग रहता है, मतलब ये आपको दिख रहा है लोअर लेग, ये कैसा रहता है, 90 डिग्री एंगल पर फ्लेक्स्ड रहता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सिम्स लेटरल पोजीशन बोलते हैं, जिसमें पेशेंट का जो आधी बॉडी है वो कैसी है, 45 एंगल पे मुड़ी हुई है, टर्न है। उसका जो एक लेग है आगे वाला वो कैसा है, फ्लेक्स्ड है। एक लेग जो है वो कैसा है, एक्सटेंडेड है, सीधा है। ठीक है, मोस्टली जो जिस पोजीशन में हम डेली सोते हैं वो कौन सी होती है, सिम्स लेटरल पोजीशन में मोस्टली सोते हैं। ठीक है, तो उससे याद रख लेना आप। उसमें क्या होता है, पर्पस क्या होता है, रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टम का एग्जामिनेशन करने के लिए हम इस पोजीशन का यूज करते हैं। उसके बाद एनिमा, अगर एनिमा लगाना है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, सिम्स लेटरल पोजीशन का यूज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि लेफ्ट लेटरल जो पोजीशन रहती है वो भी हम एनिमा लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तब इसको याद कैसे रखना है, दोनों पोजीशन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अपन को याद रखना है कि एनिमा लगाने के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी पोजीशन देंगे, तो हमको याद रखना है सिम्स लेटरल पोजीशन क्या होती है, बेस्ट होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक लेग फ्लेक्स्ड होता है और एक एक्सटेंडेड होता है, तो आसानी से एनिमा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिम्स लेटरल नहीं आता है, उस कंडीशन में अगर लेटरल ऑप्शन आता है तो वो वाला भी ऑप्शन आप लगा सकते हो, क्योंकि लेटरल वाले में भी अपन एनिमा दे सकते हैं। क्लियर है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है अपन को, ऑप्शन देख के आंसर लगाना है। क्लियर है, उसके बाद आगे देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट अपना टाइप है कार्डियक पोजीशन, ऑर्थोपोडिक पोजीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जो पेशेंट है वो कैसा दिख रहा है आपको, सिटिंग पोजीशन में बैठा है, उसके जो हैंड है मतलब कि बॉडी जो है वो कैसी है, लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ उसकी जो बॉडी है वो झुकी हुई है। किसका सहारा ले रखा है इसने, यहाँ पर एक टेबल का सहारा लेके पेशेंट ने क्या करा है, अपनी बॉडी को सपोर्ट दे रखा है। तो ऐसी पोजीशन आपको कहीं पर भी दिख जाती है तो हम क्या बोल देंगे, कौन सी पोजीशन है ये, कार्डियक पोजीशन या फिर ऑर्थोपेडिक पोजीशन के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन क्या होता है इसमें, तो पेशेंट कैसा रहता है, सिटिंग पोजीशन में रहता है, मतलब पेशेंट बैठा हुआ है। एंड लीनिंग फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड मतलब क्या, कि आगे की तरफ पेशेंट झुका हुआ है, ऑन ओवर बेड टेबल एंड कार्डियक टेबल, है ना। अब बेड पे एक टेबल रखी है, उसको बेड टेबल बोल दो या फिर क्या बोल दो, कार्डियक टेबल। तो दोनों टेबल का यूज करके क्या हो सकता है, वो सहारा लेके आगे की तरफ झुका रहेगा या लीनिंग फॉरवर्ड में रहेगा। तो हम क्या बोल देंगे, ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थोपोडिक पोजीशन या कार्डियक पोजीशन। क्लियर है। अब देखेंगे हम पर्पस क्यों यूज करते हैं इसको। तो हम इसका यूज कब करते हैं, सीवियर डिस्निया में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपना, कि सीवियर डिस्निया में अगर पेशेंट को क्या हो रही हो, डिफिकल्टी हो रही हो ब्रीथिंग में, तो कौन सी पोजीशन हम देंगे। तो हमको याद रखना है कौन सी पोजीशन देंगे उसको, ऑर्थोपोडिक या कार्डियक पोजीशन देंगे। मतलब पेशेंट को बैठा देंगे, उसकी बॉडी को लीनिंग फॉरवर्ड में रखेंगे, जिससे क्या होगा, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और रेस्पिरेशन लेने में भी उसको हेल्प मिलेगी। क्लियर है। तो उसके बाद में कार्डियक प्रॉब्लम, ठीक है, और क्या पर्पस हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोनों क्लियर है कि कार्डियक प्रॉब्लम या फिर रेस्पिरेशन में अगर डिफिकल्टी हो रही हो तो कौन सी पोजीशन दे दो, कार्डियक पोजीशन, जिसमें क्या यूज कर लेंगे, कार्डियक टेबल का यूज कर लेंगे। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। क्या नाम है हमारी पोजीशन का, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, तो इमेज में दिख रहा है आपको, जो पेशेंट है उसका हेड कैसा है, डाउनवर्ड है, मतलब पेशेंट की बॉडी जो है, अपर बॉडी वो कैसी है, डाउनवर्ड है, और उसका जो लेग है वो कैसा है, एक्सटेंडेड है, मतलब कि ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो पेशेंट लाइज सुपाइन विथ हेड 30 to 40 डिग्री एंगल लोअर देन द फीट। पेशेंट कैसा रहता है, सुपाइन पोजीशन में ही वो लाई कर रहा है। कैसा है पेशेंट, सीधा ही लेटा है, मतलब सुपाइन पोजीशन में वो ही सुपाइन पोजीशन में लाई कर रहा है, बट उसका जो हेड रहता है वो 30 to 90 डिग्री एंगल लोअर रहता है। लोअर मतलब क्या, नीचे रहता है, देन द फीट, मतलब कि फीट ऊपर है और बॉडी क्या है, उसकी अपर बॉडी क्या है, नीचे है, 30 to 40 डिग्री एंगल पर नीचे है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। अब हम देखेंगे पर्पस किस किस कंडीशन में यूज करते हैं, फॉर पेल्विक एग्जामिनेशन एंड सर्जरी। हमको क्या करना है, कोई सी पेल्विस का एग्जामिनेशन करना है या फिर पेल्विक में कोई सर्जरी परफॉर्म करना है, मतलब ऊपर की बॉडी का हमारा कुछ अभी काम नहीं है, लोअर बॉडी का काम है, तो उस कंडीशन में कौन सी पोजीशन दे देंगे, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। उसके बाद में है शॉक पेशेंट, हाइपोटेंशन। तो ये अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि शॉक पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तुमको याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट में शॉक लग जाता है या फिर हाइपोटेंशन, मतलब बॉडी से क्या हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है एक्सीडेंट के कारण, या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक लग जाता है ना, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या कर देंगे, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे देंगे। मतलब उसका हेड को नीचे रखेंगे
और उसके पैरों को क्या कर देंगे, एलिवेट रखेंगे, जिसको हम टेंडलबर्ग बोलते हैं। अब इस पोजीशन को हम शॉक वाले पेशेंट में क्यों देते हैं, तो इसका रीजन ये है कि जब हेड नीचे रहेगा और उसके फीट ऊपर रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी वेनस ब्लड सप्लाई रहता है, जो भी यहाँ से काफ मसल्स के द्वारा क्या होता है वेनस ब्लड सप्लाई हार्ट तक आता है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और पेशेंट जो रहता है वो कार्डियक अरेस्ट से बच सकता है, या उसकी डेथ होने से वो क्या हो सकता है, कुछ समय के लिए बच सकता है। तो हम क्या बोल देंगे, कौन सी पोजीशन यूज कर लेंगे, शॉक पेशेंट एंड हाइपोटेंशन में ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन को यूज कर लेंगे। क्लियर इतना। उसके बाद में देखेंगे पर्पस टू प्रमोट वेनस रिटर्न। तो हमने देख लिया वेनस रिटर्न मतलब क्या होता है कि जो वेन्स के अंदर ब्लड है वो जल्दी जल्दी रिटर्न हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेनस रिटर्न को प्रमोट करना है ना। तो वेनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए भी हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो यार अभी हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद में है वेरिकोस वेन। ठीक है, तो वेरिकोस वेन में भी क्या कर सकते हैं, हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का यूज कर सकते हैं। अब वेरिकोस वेन का मतलब क्या होता है कि जो वेन्स रहती है, मोस्टली जो लेग की वेन्स रहती है वो कैसी हो जाती है, वो जो अपना साइज एंड शेप रहता है उसको क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वेरिकोस वेन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेनस रिटर्न रहता है, मतलब जो वेन का ब्लड रहता है वो प्रॉपरली रिटर्न नहीं हो पाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेरिकोस वेन। तो वेरिकोस वेन में भी क्या कर दो, पेशेंट को ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन दे दो, ताकि आसानी से जो वेनस रिटर्न रहता है वो प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, पूरे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के पर्पस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में नहीं देना है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। इंक्रीज आईसीपी, जब पेशेंट का क्या हो रहा हो, आईसीपी इंक्रीज हो रहा हो। आईसीपी मतलब क्या होता है, आगे देखा था हमने, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर क्या हो रहा है, उसके क्रेनियम में फ्लूइड का प्रेशर पहले से ही बढ़ा है और आप उसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे दोगे, मतलब हेड को नीचे रख दोगे, तो उस कंडीशन में सारा फ्लूइड कहाँ तक आएगा, उसके हेड तक ज्यादा फ्लूइड आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आईसीपी और क्या हो जाएगा, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि ऐसा पेशेंट जिसका आईसीपी ऑलरेडी इंक्रीज है उसमें हमको इस पोजीशन का यूज नहीं करना है। क्लियर इतना। उसके बाद में हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, पेशेंट में क्या हुई हो, उसके हेड में या उसके स्पाइनल कॉर्ड में अगर कुछ इंजरी है तो उस कंडीशन में भी ऐसी पोजीशन हमको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे तो उस कंडीशन में हेड पे स्पाइनल कॉर्ड पे क्या होगा, फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिस कंडीशन में इंजरी और ज्यादा हो सकती है और डैमेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमको ट्रेंडलबर्ग नहीं देना है। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं अब हम, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन ही है, मतलब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ही लाई कर रहा है और उसका क्या है, हेड इवेल्युएटेड लेग। मतलब यहाँ पर वर्ड लग गया है क्या, रिवर्स। रिवर्स मतलब जो अभी हमने ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देखा जिसमें हेड नीचे था फीट ऊपर थे, इसमें अब क्या हो गया है, उल्टा उल्टा हो गया, इसलिए वर्ड लग गया है क्या, रिवर्स। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, पेशेंट का हेड क्या है, ऊपर है और उसके फीट कैसे हैं, नीचे है। तो इसको हम बोल देंगे रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है, पेशेंट इज लाई ऑन सुपाइन पोजीशन विथ हेड अपर देन द फीट। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ही लाई करता है, बट उसका जो हेड रहता है वो उसके अकॉर्डिंग टू फीट कैसा रहता है, इवेल्युएटेड रहता है, मतलब सिर ऊपर है और पैर क्या है, इसके नीचे है। तो हम क्या बोल देंगे, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, तो इसका जो पर्पस रहता है वो क्या होता है, जीईआरडी। जीईआरडी का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है, तो पेशेंट को क्या है, जीईआरडी है ना। तो जीईआरडी है तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, पेशेंट को रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे देंगे, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जिसमें क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट रहता है वो क्या होता है, इसोफेगस में वापस से उसका रिफ्लेक्स होता है, मतलब वापस से ऊपर की तरफ आता है। तो उस कंडीशन में क्या कर दो, पेशेंट को रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन हम दे सकते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अब लिथोटोमी पोजीशन। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो क्या है, लिथोटोमी पोजीशन है, जो मोस्ट कॉमनली हम कहाँ देखते हैं, लेबर रूम में देखते हैं। कब देखते हैं, ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है, तो उससे याद रहेगा हमको, जो लिथोटोमी पोजीशन है हमने कहाँ देखी है, लेबर रूम में देखी है। ठीक है, एल से लिथोटोमी याद रखना है, एल से लेबर याद रखना है, तो उससे याद आ जाएगा आपको। इसमें जो पेशेंट होता है वो कैसा है, सुपाइन लाई में है, और जो उसके फुट रहते हैं या जो पैर रहते हैं वो कैसे हैं, ऊपर की तरफ है 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द पेशेंट लाइज ऑन बैक, जो पेशेंट रहता है वो लाई करता है अपने
बैक पे वो लाई कर रहा है, ठीक है, विद द हिप एंड नी फ्लैश्ड एट 90 डिग्री एंगल, द फीट आर स्ट्रूप्ड टेबल, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर कि पेशेंट रहता है वो कहीं में लाई करता है, बेड के ऊपर लाई करता है, उसके जो फुट रहते हैं या पैर रहते हैं वो कैसे रहते हैं 90 डिग्री एंगल पर ऊपर की तरफ रहते हैं, एंड स्ट्रोप्टेड टेबल, ठीक है। स्ट्रोप्टेड टेबल मतलब कि क्या, कि जो टेबल होती है हमारी लेबर टेबल, उसके ऊपर क्या रहते हैं ये अटैच हो जाते हैं, या फिर इसको हम क्या कर देते हैं बांध देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। तो अब पर्पस देखेंगे, पर्पस किसके लिए यूज होता है ये गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का क्या करना है कोई भी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, है ना, जैसे कि उसका जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूट्रस हो गया, या फिर जो भी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, उनकी अगर अपन को एग्जामिनेशन करनी है तो उस कंडीशन में कैसी पोजीशन दे देंगे हम लिथोटॉमी पोजीशन का यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में है ट्रीटमेंट बेबी डिलीवरी, ट्रीटमेंट देना है उसको कुछ, है ना, डीएनसी वगैरह करना है, अबॉर्शन करवाना है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा है बेबी की डिलीवरी, मतलब कि लेबर के टाइम पे जब बेबी को डिलीवर करवाते हैं तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि डिलीवरी के समय कौन सी पोजीशन देते हैं, तो हम बोल देंगे कौन सी देंगे लिथोटॉमी पोजीशन का यूज कर लेंगे। उसके बाद में है जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर उसके यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हुआ है ना, तो एग्जामिन करना है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर लेंगे लिथोटॉमी पोजीशन का यूज कर लेंगे। सिंपल सा याद रख लेना है कि फीमेल में मोस्ट कॉमनली ये फीमेल में ही यूज होती है ना। फीमेल में क्या करते हैं हम गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वेजाइना का एग्जामिनेशन करते हैं, सर्विक्स को देखते हैं, या फिर किसी भी जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको देखते हैं, बेबी को डिलीवर करवाते हैं या फिर अबॉर्शन करवाते हैं। तो इन सारे पर्पज के लिए हम क्या कर देंगे जो पेशेंट रहता है उसको लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद में है आफ्टर डिलीवरी टू रिलैक्स एब्डोमिनल मसल, डिलीवरी के बाद में भी हम लिथोटॉमी पोजीशन दे सकते हैं। किसके लिए दे सकते हैं, तो एब्डोमेन के जो हमारे मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए भी हम लिथोटॉमी पोजीशन दे सकते हैं। तो क्लियर है, ये होता है हमारा पूरा लिथोटॉमी पोजीशन। उसके बाद में हम देखेंगे अब नेक्स्ट हमारी पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं गैनोपेक्टोरियल पोजीशन, ठीक है। क्या होता है ये नी चेस्ट पोजीशन, तो इमेज में आपको दिख रहा है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है, जिसको हम अगर नाम किसके जानते हैं इसको गैनोपेक्टोरियल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या होता है पेशेंट लाइन इन प्रोन, पेशेंट कैसा लेटा है, इसमें उल्टा लेटा हुआ है थोड़ा सा, तो इसको हमने बोल दिया है कि पेशेंट लाइन इन प्रोन, प्रोन पोजीशन में रहता है ऑन नी एंड चेस्ट। अब उसके जो नी रहते हैं मतलब उसके जो घुटने रहते हैं वो कहाँ तक आते हैं प्रोन पोजीशन में, वो चेस्ट तक अपने नी को लेकर आता है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं नी चेस्ट पोजीशन या गैनोपेक्टोरियल पोजीशन, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है इसका सिग्मोइडोस्कोपी, हमको क्या करना है सिग्मोइड मतलब क्या होता है जो पेशेंट होता है उसके जो पर्सन होता है ह्यूमन होता है उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है ना, उसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है। तो अगर सिग्मोइड कॉलोन के हमको क्या करना है स्कोपी करना है, स्कोपी का मतलब भी क्या होता है एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो सिग्मोइड की अगर हमको क्या करना है एग्जामिनेशन करना है तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या कर दो कौन सी पोजीशन दे दो नी चेस्ट पोजीशन, क्लियर है। उसके अलावा हम दे सकते हैं कह सकते हैं कब देना है जब हमको क्या करना हो रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो, तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं, क्लियर इतना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इसका नेक्स्ट टाइप क्या होगा रोज पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा हमारा रोज पोजीशन, ठीक है। अब रोज पोजीशन में क्या देखेंगे हम पेशेंट इमेज में देखते हैं कि रोज पोजीशन में क्या है जो पेशेंट है उसका हेड कैसा है नीचे की तरफ है ना, तो उसका जो होता है इसमें क्या होता है तो पेशेंट लाइन इन सुपाइन पोजीशन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, इसमें क्या याद रखना है हमको एक वर्ड याद रखना है ये वाला, क्या याद रखना है कि जो पेशेंट रहता है वो कैसा रहता है सुपाइन पोजीशन में रहता है, बट उसका जो हेड रहता है वो कैसा रहता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, है ना, जो नेक रहती है वो हाइपर एक्सटेंशन मतलब बोल सकते हो कि पूरी एक्सपोजर में रहती है ना, हेड नीचे रहता है और उसकी नेक क्या हो रही है पूरी तरीके से एक्सपोजर में आ रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे रोज पोजीशन बोल देंगे, ठीक है। अब पर्पस क्या होता है इसका ड्यूरिंग टॉन्सिलोटॉमी, है ना, टॉन्सिलोटॉमी करनी है मतलब टॉन्सिल्स को क्या करना है रिमूव करना है, तो उस कंडीशन में कौन सी पोजीशन दे देंगे रोज पोजीशन। उसके अलावा मोस्ट कॉमन अपना क्या बनता है ऐसे एमसीक्यू बनता है कि जब हम पेशेंट में क्या करते हैं ट्रेकेस्टोमी करते हैं उसके जब ट्रेकिया वाले पार्ट में, ट्रेकिया वाला पार्ट कहाँ होता है उसके नेक में होता है, तो जब हम ट्रेकिया में क्या करते हैं एक ट्यूब को इंसर्ट करवाते हैं, क्यों इंसर्ट करवाते हैं उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देने के लिए मतलब आर्टिफिशियल एयरवे देने के लिए,
तो उस कंडीशन में भी हमको कैसी चाहिए, उसकी जो नेक होती है वो एक्सपोजर में चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, वहाँ पर ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकोस्टोमी। तो ट्रैकोस्टोमी भी अगर करनी है तो उस कंडीशन में भी क्या कर दो, पेशेंट को रोज पोजीशन हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में एक और बात याद रखनी है कि इसके हेड के नीचे और इसके जो शोल्डर रहते हैं उसके नीचे क्या करते हैं अपन, टॉवेल रोल रखते हैं या फिर कंफर्ट डिवाइस का यूज करते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारी है जैक नाइफ पोजीशन। ठीक है, क्या होती है, जैक नाइफ पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट हेड एंड लेग लोअर देन हिप। ठीक है, तो इमेज में आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैक नाइफ पोजीशन बोलते हैं। जैक नाइफ पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट के हिप रहते हैं, ओनली जो इसके हिप है वो कैसे हैं, इवेल्युएटेड है, मतलब ऊपर की तरफ बाहर है, और जो उसका हेड रहता है मतलब अपर बॉडी है एंड लोअर बॉडी है वो कैसी रहती है, नीचे रहती है। ओनली इसके हिप क्या है, मतलब कि इवेल्युएटेड है, तो इसको हमने बोल दिया है क्या, जैक नाइफ पोजीशन। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, जिसमें पेशेंट के जो हिप रहते हैं वो अपर पार्ट पे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और बॉडी कैसे रहती है, पूरी नीचे रहती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, जैक नाइफ पोजीशन। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है देने का, रेक्टल सर्जरी। अगर हमको क्या करना है, पेशेंट के रेक्टम में कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो उस कंडीशन में हमको सिर्फ रेक्टम का काम है, मतलब रेक्टर को कैसे रख देंगे हम, इवेल्युएटेड रख देंगे, या हम बोल सकते हैं कैसी पोजीशन दे देंगे उसको, जैक नाइफ पोजीशन दे देंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पर्पस तो क्या हो जाएगा, रेक्टम सर्जरी। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कॉकिक्स सर्जरी। ठीक है, अब कॉकिक्स क्या होता है, तो ये क्या होता है, हमारा जो वर्टिब्रल बोन रहती है उसका जो लास्ट वर्टिब्रा होता है, लास्ट पार्ट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉकिक्स बोलते हैं, जो हमारे पेल्विस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर अपन को क्या करनी है, कुछ सर्जरी करनी है, डैमेज हो गया है या फिर इसको रिमूव करना है, सर्जरी करनी है, तो इस कंडीशन में भी हम कैसी पोजीशन दे देंगे उसको, जैक नाइफ पोजीशन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी अपनी होती है पोजीशन। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, पोजीशन का यूज क्यों करते हैं, और डिफरेंट टाइप की क्या क्या पोजीशन होती है, और उनको देने के क्या क्या पर्पस होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो एमसीक्यू बनते हैं इसमें टॉपिक से वो इमेज बेस्ड बनते हैं, तो आपको इमेज ध्यान रखनी है, डायरेक्ट इमेज देके आपसे पूछेगा कि पेशेंट जो है वो कौन सी पोजीशन में है, तो आपको पोजीशन देखकर बताना है और एंगल देख के उसकी पोजीशन को बताना है। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट रहता है पोजीशन से रिलेटेड या फिर जो पढ़ाया उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।